सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 3 दिनों तक मंथन का कार्यक्रम चला। अपनी भावी कार्य योजना तैयार की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। भारतीय जनता पार्टी के भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों को लेकर चर्चा की भी बात सामने आई। चर्चा इस बात को लेकर हुई कि कैसे संघ, सरकार और संगठन के बीच सुर्खियों में आ रहे टकराव को विराम लगाया जाए। और एक बयान आया ये दत्तात्रेय होसबोले की ओर से, जिसमें कहा गया कि संघ भारतीय जनता पार्टी और सरकार के कामकाज में दखल अंदाजी नहीं करेगी, न उसने किया है और न भविष्य में करेगी। यानी इस वक्त जिस बात से लेकर हर तरफ चर्चा गर्म है कि क्या 75 साल पूरा होने पर नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने विकल्प क्या होने वाला है। इसके अलावा अब जब डॉक्टर जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से छुट्टी होना तय है, फिर उस पद पर किसको नई जिम्मेवारी दी जाए। इतना ही नहीं, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली ले जाने की तैयारी है, तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार की कमान किसको मिलेगी। और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये तैर रहा है कि क्या वाकई ये सब कुछ होने वाला है या फिर केवल हमारे आपके बीच चर्चा का एक विषय बनकर रह जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। दृष्टांत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। दोस्तों, आपको याद होगा इसके पहले इसी कार्यक्रम में खोज राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो टाइटल था, आपके लिए कुछ तथ्य, भ्रांति और आशंकाओं को लेकर अपने सूत्रों से मिली जानकारी से उन भ्रांतियों और आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की थी। आज सोचा कि हर तरफ जब ये चर्चा तेज है तो एक क्यों ना और वीडियो आपके सामने लाया जाए। सवाल तो मैंने पहले ही अपने कार्यक्रम में शुरुआत में ही बता दिए। चलिए जरा इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मोदी जी के भविष्य को लेकर के हम देख लें कि क्या कुछ हो सकता है। हो सकता है कि सनसनी फैलाना हो तो ये मैं कह दूं कि सितंबर में मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे और उनका ही फार्मूला उन पर लागू कर दिया जाएगा और 75 साल के बाद उन्हें मुख्य प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। पार्टी पदाधिकारी या कोई भी 75 साल से ज़्यादा उम्र का होगा तो उस ओहदे पर उसे नहीं रखने का फैसला नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने किया था। लेकिन जरा सोचिए, आखिर इस नई व्यवस्था से कैसे प्रधानमंत्री पद पर विराजे मोदी जी के लिए एक असहज स्थिति लाकर खड़ी तो कर दी है। लेकिन मोदी के करीबी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान देकर ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि चाहे हम लाख चीखे चिल्लाएं, सितंबर के बाद भी देश के प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी जी आपको मिलने वाले हैं। अमित शाह ने कहा है कि 75 साल का ये कोई फार्मूला नहीं है। अब भला संघ की इसमें क्या भूमिका होने वाली है, इस बात पर भी विचार कर लिया जाना चाहिए। तो सुनिए, एक बात मैं साफ तौर पर कह दूं कि 30 मार्च को संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम मुलाकात होनी है नागपुर मुख्यालय में। कोई कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने शाह की साजिश को धत्ता बता दिया। यानी अमित शाह चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाया जाए और यहाँ पर मुख्यमंत्री का ओहदा किसी और को दिया जाए। लेकिन दिल्ली में भी कोई बड़ा पद वो नहीं देना चाहते थे। जैसे संघ की ओर से 2 नाम आ रहे थे, संजय जोशी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कि इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नामित किया जा सकता है। लेकिन अमित शाह और उनकी टीम इसके लिए तैयार भी नहीं है। कोई ये भी कह रहा था कि संघ गिन गिन कर इन लोगों से, खास करके अमित शाह की जो टीम है, चाहे डॉक्टर जेपी नड्डा हो, सुनील बंसल हो, इस तरह के तमाम चेहरे हैं जो टीम अमित शाह माने जाते हैं, उनसे अब संघ गिन गिन कर बदला लेगी। ये कहा जा सकता है कि चर्चा के लिए बेहतर है, सुर्खियां बटोरने के लिए बेहतर है, टीआरपी के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन बेंगलुरु में डॉक्टर जेपी नड्डा, जो बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो पहुंचे। लोकसभा में उनका बयान सर्वविदित है। उन्होंने कहा था कि संघ की कोई आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, हम अपने दम पर सब कुछ करने में सक्षम हैं। क्या नाराजगी हुई थी संघ की, और बाद में जब लोकसभा का परिणाम आया, बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल करने में अकेले अपने दम पर कामयाब नहीं हुई,
तो इसका जमकर विश्लेषण भी हुआ कि संघ की नाराजगी और संघ ने अपने आप को 2 कदम पीछे खींच लिया, जिसकी वजह से बीजेपी को यह परिणाम देखना पड़ा कि आज भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार नहीं है बल्कि एनडीए की सरकार बनाने पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, बंद कमरे में डॉक्टर जेपी नड्डा के साथ बेंगलुरु में मोहन भागवत की क्या कुछ बात हुई, ये तो कोई नहीं बता सकता है, चाहे जितना करीबी क्यों न हो, क्योंकि संघ के कार्य करने की अपनी एक पद्धति होती है, वहां से कोई खबर बाहर शायद ही निकल पाए। लेकिन फिर भी अटकल ये लगाया गया कि डॉक्टर नड्डा गए, मोहन भागवत के चरण बंदन हो गए और उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगा। लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने बयान दिए थे सियासी मंच से, उसके लिए क्षमा मांगा। लेकिन कुल मिलाकर ये निश्चित तौर पर है कि मोहन भागवत से इस मुलाकात का वजह सिंपल ये हो सकता है कि भागवत को डॉक्टर जेपी नड्डा ने कहा होगा कि अब मुझे इस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से विमुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर मंत्रालय की जिम्मेवारी है। इसके अलावे भावी नाम क्या कुछ हो सकते हैं, हो सकता है संघ प्रमुख उस पर चर्चा किए हों। तो ये सब तो अटकलें हैं। हम आप चाहे जो विश्लेषण कर दें, कौन जानता है कौन मोहन भागवत के सीधे फोन लाइन पर जुड़ा हुआ है या डॉक्टर जेपी नड्डा से सीधे जुड़ा हुआ है। एक ये भी हो सकता है डॉक्टर जेपी नड्डा वहां गए हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बतौर प्रधानमंत्री नागपुर मुख्यालय पहुंच रहे हैं, तो एक वहां पर माहौल बनाने की कोशिश हुई हो। तो क्या कुछ हुआ, ये तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कोई बता नहीं सकता है बंद कमरे में, हम आप केवल अटकल लगाते हैं। अब आप देखिए, एक बात समझ लेना चाहिए कि चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जो कुछ भी कहा जाए, बगैर राष्ट्रीय स्वयंसेवक और उसके आनुषंगिक संगठन के भारतीय जनता पार्टी एक कदम भी चल नहीं सकती है। ये बिल्कुल हकीकत है। सरकार की कार्यप्रणाली भीतर जब आपकी पकड़ होगी तो आप चौंक जाएंगे कि किस तरह से किसी भी बीजेपी शासित राज्य में संघ की सहमति के बगैर बड़े बड़े फैसले नहीं होते हैं। चाहे वो महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती की बात हो या तमाम चीजें हो, अगर संघ की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार उसे सबसे पहले तवज्जो देती है, उसको मानने के लिए बाध्य हो जाती है। उसमें चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, या योगी आदित्यनाथ जैसे कद्दावर नेता हो, उनकी भी नहीं चलती है। अब विश्वविद्यालयों में जो कुलपति की नियुक्ति का मामला आ रहा है, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर आरोप भी लगाया ना, आपने सुना कि किस तरह से संघ की सहमति से ही सारे विश्वविद्यालयों में कुलपति बदले जा रहे हैं और ज्यादातर विश्वविद्यालयों में संघ की विचारधारा से करीबी रिश्ता रखने वाले लोगों की तैनाती की गई है। यह भी एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। संघ प्रमुख निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहेंगे कि आप चाहे जितनी पकड़ रखते हो, लेकिन संघ की जो शाखाएं हैं ना, वो इतनी विराट हो चुकी हैं। चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो फिल्मी जगत का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, या फिर शोध विचार से लेकर के नाट्य कला से लेकर के तमाम जगहों पर संघ की शाखाएं अनुसांगिक संगठनों की फैल चुकी है, जिसके जरिए संघ अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर लगातार काम कर रहा है। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि संघ को किस तरह से तवज्जो दिया जाता है। नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा जाता है कि वो संघ की अनदेखी करते रहे हैं, लेकिन 2-3 मैं आपको मामले बताना चाहूंगा कि कैसे संघ के तय की गई नीति के तहत ही केंद्र की मोदी सरकार ने उस पर अहम फैसला लिया। आपको याद होगा, पहला मुद्दा राम मंदिर निर्माण का। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि अगर राम मंदिर का निर्माण समय रहते नहीं होगा तो देशव्यापी आंदोलन चलाने पर संघ मजबूर हो जाएगा। चलिए, सरकार ने तेजी से पैरोकारी शुरू की और सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आया राम मंदिर के पक्ष में, और राम मंदिर निर्माण भी हुआ और उसको काफी भव्यता के साथ पूरे देश में, पूरे विश्व पटल पर लाने की कोशिश भी हुई। धारा 370 समाप्त करने का एजेंडा भी संघ का है। कई संघ प्रमुखों को आपने सुना होगा इसको लेकर के खिलाफत करते हुए कि धारा 370 किसी भी कीमत पर हटना चाहिए देश से। केंद्र की मोदी सरकार ने वो फैसला लिया। 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तमाम चीजें जो है ये संघ के एजेंडे थे जिस पर मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। बहुत सारे एजेंडे को उसने क्लियर भी कर दिया है।
तो ये नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार संघ की जो रणनीति है या संघ की जो विचारधारा है उससे इतर कोई भी कदम उठा सकता है या उसकी खिलाफत कर सकता है। ये बात अलग है कि सरकार चलाना है तो तमाम तरह के और भी फैसले होंगे, लेकिन एक सशक्त हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर जो संघ चलाना चाहता है देश को, उसको लेकर के मोदी सरकार कभी पीछे नहीं हटी और एक एक कर फैसला किया। तो ये तो भूल जाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ के बीच किसी भी तरह की टकराव है। हाँ, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अमित शाह को लेकर के संघ में थोड़ी करवाहट साफ तौर पर देखने को मिलती है। अब चूंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ की पसंद से ही पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लिहाजा संघ के करीबी रिश्ते योगी आदित्यनाथ के साथ भी बेहतर हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और संभवतः यही अमित शाह से योगी आदित्यनाथ के टकराव की एक बड़ी वजह है। पूरे सियासी खेल में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर सुकून का भाव आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ तो सक्रिय भी हो गए हैं मिशन 2027 को लेकर के। 8 साल पूरा हुआ है कल ही योगी आदित्यनाथ सरकार को। उन्होंने अपनी सफलताएं गिनाई और पूरे मंत्रियों को ये निर्देशित किया कि अगले 3 महीने तक वो अपने क्षेत्र में जाएं और जो सरकार के जो हासिल लक्ष्य हैं या जो सरकार की जो कहा जा सकता है कि जो उसने काम किए हैं बेहतरी के लिए, जनता के लिए, उसे जन जन तक पहुंचाने का मुहिम चलाई। यानी मिशन 2027 को लेकर के योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से आश्वस्त नजर आने लगे हैं। अब अटकलों को एक तरह से विराम लग चुका है कि योगी आदित्यनाथ न तो दिल्ली जा रहे हैं बल्कि 2027 का जो चुनाव है वो इन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। मामला अब एक तरफ से दुरुस्त हो चुका है, आश्वासन मिल चुका है। प्रधानमंत्री से 36 का आंकड़ा रखने वाले संजय जोशी ना तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाने वाले हैं, बल्कि जो पुख्ता जानकारी सामने आ रही है, अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी या तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को देने की बात की जा रही है या फिर स्वतंत्र देव सिंह एक बार फिर उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान संभालेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर अपने करीबी स्वतंत्र देव सिंह के नाम को लेकर ही अड़े हुए हैं कि इन्हें ही भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बनाना चाहिए। इसके अलावे अगर स्वतंत्र देव सिंह की बारी नहीं आती है तो केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का नाम है, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य और कुछ इस तरह के ओबीसी बिरादरी से आने वाले नेताओं के नाम सुर्खियों में बताए जा रहे हैं। अब दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो टीम योगी का कहना है कि सारे वर्ग जाति का समीकरण अगले विधानसभा चुनाव यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में साधने में भारतीय जनता पार्टी को आसानी हो जाएगा। देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ब्राह्मण हो गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर बिरादरी से आ गए, दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह ओबीसी बिरादरी से आते हैं, यानी मामला पूरी तरह से फिट। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 40 से 50% ओबीसी आबादी है और एक बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम और प्रदेश संगठन बीजेपी को मिलने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पीडीए का एक नारा बुलंद किया है। लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भी साफ तौर पर देखने को मिला। पीडीए और संविधान बचाओ, ये 2 ऐसे मुद्दे थे अखिलेश और राहुल के, जिससे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी धाराशायी हुई और समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी आमद दर्ज कराई। तो जाहिर सी बात है, निगाहें इस बात को लेकर थी, जो योगी आदित्यनाथ की खिलाफत कर रही थी टीम, उन्होंने ये तय किया कि मुख्यमंत्री का चेहरा ओबीसी यानी पीडीए से किसी का होना चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष किसी सवर्ण को बनाया जाना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पूरी बाजी पलट दी, क्योंकि वहां बैठे हैं नरेंद्र मोदी, जो लगातार योगी आदित्यनाथ को अपना भरपूर आशीर्वाद देते रहे हैं। अमित शाह को बैलेंस करने में मोदी जी का जवाब नहीं है, क्योंकि अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगैर पूछे कोई फैसला लेते नहीं हैं। तो नागपुर से लेकर के दिल्ली से लेकर के तमाम चीजों को अब संतुलित करने में योगी आदित्यनाथ कामयाब हो गए हैं। उन्होंने ये फार्मूला दे दिया कि संगठन में ओबीसी चेहरा या पिछड़ा या दलित चेहरा लाया जाए, जिससे सरकार और संगठन के बीच एक बेहतर तालमेल बन जाए और मामला भी सध जाए, मिशन 2027 आसान हो जाए। तो इस फार्मूले पर चलकर भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है, जो टीम योगी की टीम ने अपनी रणनीति सामने रखी है,
कि उससे संभवतः समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मिलने वाले पीडीए और संविधान बचाओ फार्मूले से पार्टी को नुकसान नहीं होगा और लोकसभा चुनाव में जो वोट बैंक उनसे छिटक गया था वह एक बार फिर वापस आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर अब विराम लग चुका है पूरी तरह से अटकलों पर। अब हम चर्चा बेशक कुछ भी कर लें, लेकिन योगी आदित्यनाथ सुरक्षित हैं, ना तो वो दिल्ली जा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मैं दिल्ली जाने से बेहतर होगा कि गोरखपुर चला जाऊं। और योगी आदित्यनाथ अगर ऐसा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हिंदुत्व का आज का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने महाकुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन करके पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। तो हमें लगता नहीं है, क्योंकि संघ के भी ये करीबी हैं और योगी आदित्यनाथ जो बात कहेंगे संघ भी उसको मानेगा। और नरेंद्र मोदी जब दिल्ली वहाँ नागपुर जाएंगे 30 मार्च को, तो अमित शाह की भी अनदेखी ना होने पाए इस बात को भी लेकर एक व्यवस्था, एक संतुलन कायम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की अनदेखी नहीं की जा सकती है, उसी तरह से अमित शाह की भी नहीं की जा सकती है। मैंने इसके पहले बताया था कि किस तरह से अमित शाह विकट परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को आज पूरे देश में खड़ा करने में कामयाब हुए हैं, तो उनकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। लिहाजा संघ को समझाने की कोशिश होगी, संघ से अनुरोध करने की कोशिश होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि संघ के ऊपर कोई भी सरकार या संगठन तानाशाह हो जाए। बहरहाल चलिए, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 30 मार्च के इस अहम बैठक पर, लेकिन इस बात की तो मैं घोषणा डंके की चोट पर कर रहा हूं कि जो ऊल जलूल चीजें मीडिया के बाजार में परोसी जा रही हैं कि अब योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो रही है उत्तर प्रदेश से, अमित शाह धाराशाही हो गए, नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिया संघ के सामने, ये सब तमाम बातें जो हैं केवल एक जरिया हो सकता है सुर्खी बटोरने का। मेरा तो साफ मानना है कि सब कुछ तय हो जाएगा 30 मार्च को। रामनवमी के पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती हो जाएगी और फिर नए सिरे से मिशन 2027 में भारतीय जनता पार्टी जुट जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने कोशिश की है एक विश्लेषण लाने की जो हकीकत के बिल्कुल करीब है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक और शेयर करें जैसा कि आप हर बार करते हैं, और अगर हो सके तो अपना कमेंट निश्चित तौर पर लिखें, सुझाव निश्चित तौर पर दें, जिससे और भी जो दर्शक हैं वो आपके इस कमेंट को पढ़ सके और समझ सके, और मुझे भी कुछ हो सकता है कि उससे नया आइडिया मिल जाए। देशदान न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।